Hello guys, welcome back on the lecture series of 12th class macroeconomics CBSE बोर्ड। तो हम यूनिट 3 डिस्कस कर रहे थे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और यूनिट 3 में हमने 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये है पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे, पहला जो पॉइंट है वो है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, दूसरा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड डेरिवेशंस, और तीसरा है प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर आपको कोई भी टॉपिक्स पढ़ना है, लेट सपोज आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ओनली पढ़ना है, तो आप वीडियोस को स्किप कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डायरेक्टली देख सकते हो। आपको पहला या तीसरा या जो भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस यूनिट के। तो आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व देखेंगे। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कंजम्पशन फंक्शन से कैसे सेविंग फंक्शन डिराइव किया जाता है। तो कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, हमें पता है कि इनकम इधर कंज्यूम की जाती है या सेव की जाती है, तो सेविंग जो होगी वो वाई माइनस सी होगी। और अगर हम इस सी की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारी जो एस की वैल्यू होगी वो माइनस ए प्लस में 1 माइनस में बी इंटू में वाई आ जाएगा। ये हमारा सेविंग फंक्शन है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि कंजम्पशन कर्व से कैसे सेविंग कर्व डिराइव होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ये वाला पार्ट है, पहला जो कर्व है ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है कंजम्पशन कर्व, इनकम और इस कंजम्पशन कर्व से हम ये डिराइव करेंगे कि ये सेविंग कर्व कैसे आया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि अगर ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, तो ये जो है ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है 45 डिग्री लाइन बनाता है, यानी कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को हाफली डिवाइड करता है। ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट अगर आप ले लोगे तो कंजम्पशन और इनकम जो होगी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो अभी हम इसे इग्नोर करते हैं इस कर्व को, बस ये समझाने के लिए है। तो ये वैसे एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, या आप बोल सकते हो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या होता है, इनकम ही होता है। तो इनकम कर्व है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब इनकम हमारी जीरो होती है तो हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। लेट सपोज 50 कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये 50 कहाँ से आता है, सेविंग से आता है, या हमने बैंक में पैसा रख रखा है, किसी से क्रेडिट लिया है, फ्रेंड से मांगा है, तो वो उसका यूज़ करते हैं, तो उसे हम नेगेटिव सेविंग बोलते हैं। और ये नेगेटिव सेविंग कितनी होगी, अगर मेरी इनकम ज़ीरो है तो 50 ही होगी। तो ये -50 हो गया क्योंकि हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सी है ये एस के बराबर होता है -50 के। ठीक है, अब हमें पता है कि इनकम अगर ज़ीरो होती है फिर भी जो कंज्यूम होता है वो ए पार्ट होता है, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये ए है, तो ये जो ए है, क्या ये सेविंग में -ए हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर होते हैं जब इनकम ज़ीरो होती है। तो कंजम्पशन करो, हमने देखा कि इनकम ज़ीरो होने पर ये ए से स्टार्ट होता है, यानी कि मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन इतना पार्ट है ए। ठीक है, उसके बाद फिर कंजम्पशन और सेविंग जो है बी पॉइंट पर बराबर है, क्योंकि अगर इनकम और कंजम्पशन जो है आपस में बराबर होते हैं तो इससे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि कुछ ना हम जितना कमाया उतना खा लिया। ठीक है, तो बी पॉइंट क्या शो कर रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट शो कर रहा है, जहाँ पर इनकम और कंजम्पशन क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो बी पॉइंट, अगर मेरी इनकम और कंजम्पशन आपस में बराबर हैं, मान लेते हैं मेरी इनकम 100 है और मैंने 100 ही खर्च कर दिया, तो मेरी सेविंग कितनी होगी, ज़ीरो होगी। तो इस पॉइंट से, इस बी पॉइंट से हमें ये पता चला कि इनकम लेवल अगर O2 है, यानी कि इनकम लेवल अगर मेरा इतना है, O2 लेवल है, O से लेकर 2 तक, तब मेरी इनकम और कंजम्पशन आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब O2 लेवल पर मेरी सेविंग क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि O2 लेवल पर
मेरी कंजम्पशन और इनकम आपस में बराबर हैं तो सेविंग क्या होगी, जीरो होगी। तो ये दूसरा पॉइंट हमें मिल गया। पहला पॉइंट हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन से मिला, क्योंकि ए जो है वो -a से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब सेविंग कर्व नेगेटिव एक्सेस से स्टार्ट होगा। दूसरा पॉइंट हमें सेविंग कर्व का यहाँ से मिला कि जब इनकम और कंजम्पशन आपस में बराबर होते हैं तो सेविंग बराबर होती है। अब अगर एक और दो पॉइंट को आपस में मिला देंगे और इसे एक्सटेंड करेंगे तो जो कर्व हमें मिलेगा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, वो क्या है, सेविंग कर्व ही होगा, ठीक है। और सेविंग कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों है, क्योंकि इनकम और सेविंग के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी इनकम होगी उतना ज़्यादा हम सेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इनकम और सेविंग के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है यहाँ पर, इसीलिए इसका कर्व जो है वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो वी नो दैट द y इज इक्वल टू c प्लस एस, यानी कि कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शंस आर द कॉम्प्लीमेंट्री कर्व्स, क्योंकि हम एक दूसरे से इसे डिराइव कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि कंजम्पशन फंक्शन से कैसे सेविंग फंक्शन डिराइव किया है। सो इन द गिवन डायग्राम इज द कंजम्पशन फंक्शन विच शोज द ऑटोनोमस कंजम्पशन इक्वल टू ए। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो क्या है, वो ए पार्ट है जो कि हमने डिस्कस किया एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, यानी कि मेरी अगर इनकम जीरो होगी तो जितना भी कंज्यूम किया जाएगा वो क्या होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कि ए से मैंने डिनोट किया है। एंड द कंजम्पशन इक्वल टू इनकम एट बी पॉइंट, और बी पॉइंट पर क्या है, जहाँ पर कंजम्पशन और इनकम क्या है, आपस में बराबर है, कंजम्पशन और इनकम जो है आपस में बराबर है, ठीक है। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू -a विच इज इक्वल टू द ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑफ ए एट द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये ए से हमने देखा कि इनकम अगर जीरो होगी तो ये ए पार्ट कंज्यूम करेंगे, तो ये कंजम्पशन जो है कहीं ना कहीं सेविंग से आएगा, तो इसलिए ए जो होगा वो माइनस ही होगा, यानी कि नेगेटिव सेविंग यूज़ करेंगे। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया। सो वन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेविंग कर्व, ठीक है। सो एट O2 लेवल ऑफ इनकम, यानी कि O2 लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इक्वल में इनकम एट पॉइंट बी, सो सेविंग्स आर जीरो एट O2 लेवल ऑफ इनकम as of income which is spent on consumption. So this gives a 0.2 on average consumption, average saving curve. So by joining 1 and 2 and extending it further we get the saving curve. तो सेविंग कर्व हमें ऐसे मिलता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंजम्पशन कर्व से हम सेविंग फंक्शन कैसे डिराइव करते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है ये गिवन है, कंजम्पशन कर्व हमें गिवन होगा और इस कर्व से हमें सेविंग फंक्शन, सेविंग कर्व जो है वो डिराइव करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट सेविंग का कहाँ से मिलेगा, अगर कंजम्पशन कर्व जीरो इनकम होने पर ए कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब ये -a होगा, -a से स्टार्ट होगा, क्योंकि इनकम जीरो होने पर हम नेगेटिव सेविंग का यूज़ करते हैं। और इनकम जब कंजम्पशन के बराबर होगी तो दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा कि सेविंग क्या होगी, जीरो होगी। सेविंग जीरो कब होगी, जब वो वाई एक्सिस को, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है उसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पर जीरो है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और एक्सटेंड करेंगे तो जो भी कर्व मिलेगा हमें उसे क्या बोलेंगे, हम सेविंग कर्व बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से समझने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि लेट सपोज करते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 100 रुपीज़ की, तो आप गुड्स एंड सर्विसेज कुछ ना कुछ तो चीज़ खरीदोगे। मान लेते हैं आप फैक्ट्री लगाते हो तो मशीनरी, लेबर, ये सारी चीज़ें आप परचेज करोगे। तो मान लेते हैं कि ये इकोनॉमी में जो भी पैसा है एक तरीके से लेबर और ये एक ही व्यक्ति जो है वो उसे सेल कर रहा है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 100 रुपीज़ का, तो ये 100 रुपीज़ जो है लेट सपोज करते हैं ये जो सेलर है उसके पास जाएगा, तो ये इसे सामान देगा और उसके बदले उसे 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो ए के लिए जो इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, 100 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। और ए जो है, अब हमें पता है इनकम का कुछ पार्ट सेव कर लिया जाता है और कुछ पार्ट कंज्यूम कर लिया जाता है। पहले कंज्यूम किया जाता है और फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसे सेव कर लिया जाता है। तो लेट सपोज करते हैं कि इकोनॉमी में 50% कंज्यूम कर लिया जा रहा है और 50% सेव कर लिया जा रहा है। तो ए जो है वो क्या करेगा, 100 में से
50 रुपये कंज्यूम करेगा और 50 रुपये सेव कर लेगा। अब ये जब कंज्यूम करेगा, मान लेते हैं कुछ भी चीज़ खरीदता है ये, तो ये एक बी सेलर है, तो बी से ये खरीदेगा, तो बी जो है वो उसको एक सामान देगा, ठीक है, और ए जो है उसके बदले पैसा देगा। तो 50 रुपीज़ जो है अब बी की इनकम क्रिएट हो गई, तो इनकम 1, 50 रुपीज़ अब बी की इनकम क्रिएट हो गई। अब बी भी क्या करेगा, बी भी उस इनकम का, यानी कि जो 50 रुपीज़ की इनकम हुई है उसमें से 50% कंज्यूम करेगा और 50% सेव करेगा, यानी कि आधा। अब जो कंज्यूम करेगा वो भी कहीं ना कहीं से सामान लेके आएगा। लेट सपोज करते हैं वो सी से सामान लेके आता है, ठीक है, तो सी जो है वो उसे सामान देगा बी को, और बी उसके बदले क्या देगा, 25 रुपीज़ देगा, क्योंकि 25 रुपीज़ ही कंज्यूम किया जा रहा है। अब जो सी की इनकम जनरेट हो जाएगी, सो ये Y3 है, सी की इनकम जनरेट हो गई कितने रुपए से, 25 रुपीज़ से। अब सी भी क्या करेगा, सी भी 25 का आधा यानी कि 50%, 12.5 जो है वो क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, और 12.5, और जो बचा हुआ पार्ट है उसे क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। और फिर डी से ये सामान अगर खरीदता है तो 12.5 का फिर आधा जो है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है। अब हमें यहाँ दो बातें पता चल रही हैं। पहली बात ये है कि एज इनकम, यानी कि ए की जो इनकम हुई, यानी कि ए की जो इनकम हुई वो किसी फर्स्ट पर्सन जो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था उसका इन्वेस्टमेंट किसी की इनकम हुई, ठीक है। अब जब ए ने, अब देखो, अब बी की इनकम कैसे हुई, बीज इनकम कैसे हुई, बीज इनकम जनरेटेड या जनरेट्स, बीज इनकम जनरेट्स फ्रॉम एज कंजम्पशन, यानी कि ए ने कुछ ना कुछ कंज्यूम किया तभी बी की इनकम जनरेट हुई, अदरवाइज नहीं होती। थर्ड जो पॉइंट हमें ये पता चला, यानी कि थर्ड पॉइंट वो हमें ये पता चला कि सी की इनकम कैसे जनरेट हुई, तो सीज इनकम जनरेट्स फ्रॉम बीज कंजम्पशंस। ऐसे ही सिमिलरली फोर्थ जो पार्ट है वो है कि डीज इनकम जनरेट्स फ्रॉम सीज कंजम्पशन। तो हमें ये अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हमें ये एक पॉइंट यहाँ से कंक्लूजन पता चलता है कि एक पर्सन का कंजम्पशन जो है वो दूसरे पर्सन के लिए इनकम होता है, ठीक है। तो वन पर्सनस कंजम्पशन इज द इनकम ऑफ समवन एल्स पर्सन, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एक व्यक्ति का कंजम्पशन जो होता है दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। और दूसरा पार्ट हमें ये पता चला कि इस 100 रुपीज़ से देखो कितने लोगों की इनकम जनरेट हुई है, यानी कि एक तो ये पहले इनकम जनरेट हुई है, फिर ए की इनकम जनरेट हुई है, फिर बी की इनकम जनरेट हुई है, फिर सी की इनकम जनरेट हुई है, फिर डी की इनकम जनरेट हुई है। आगे ये प्रोसेस जो है वो ई तक जाएगा, फिर एफ तक जाएगा, जब तक ये कंजम्पशन का जो अमाउंट है वो जीरो नहीं हो जाता, ठीक है, यानी कि जीरो के क्लोज नहीं हो जाता। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि एक इन्वेस्टमेंट से, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट वन टाइम की, पर एक इन्वेस्टमेंट से कैसे मल्टीपल टाइम्स इनकम मेरी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा कि इन्वेस्टमेंट से कैसे मल्टीपल टाइम्स मेरी इनकम इंक्रीज हुई है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस। तो तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक पर्सन की इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है दूसरे पर्सन की इनकम होती है, ठीक है। तो आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। So investment multiplier. So the concept of investment multiplier is it is the increment in the income is many times more than the initial increase in the investment. क्योंकि अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें 1000 रुपीज़ 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हुई थी, पर उससे हमने देखा कि ए की भी इनकम जनरेट हुई, बी की भी इनकम जनरेट हुई, सी डी ई इन सभी की इनकम जनरेट हुई और आगे जनरेट होती रहेगी, ठीक है। तो इस 100 से कितने टाइम्स मल्टीपल इनकम जनरेट हुई, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर
कहा जाता है, ठीक है। सो इट इज मेजर्ड एज द रेशो बिटवीन द चेंज इन आउटपुट एंड इनकम एंड द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे होता है, इट इज द रेशो ऑफ इनकम, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने पर इनकम कितने परसेंट से बढ़ती है, कितनी चेंज होती है। सो द फैक्टर बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो कितना है, 100 है, पर जो इनकम जनरेट हुई वो तो 100 से कहीं ज़्यादा है ना, मोर देन है। तो जो रेट है वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन ही होगा इन्वेस्टमेंट से, जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो आइए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे फाइंड आउट होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो जैसे हमें पता है कि कोई भी इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होती है, तो डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और जब डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, अभी हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्कस नहीं किया है, पर थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ होता है जहाँ एग्रीगेट डिमांड आपस में, एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होते हैं। जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था कि डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होते हैं, यहाँ पर भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब बराबर होंगे तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अब हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी बोल सकते हैं, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, तो हमने सी और आई भी पढ़ा था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर इनकम जो होगी वो C प्लस एस होगी। अब इनकम में अगर कोई चेंजेस आता है तो वो सेविंग में भी चेंजेस लाएगा और इन्वेस्टमेंट में भी चेंजेस लाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि कंजम्पशन कर्व क्या होता है, C प्लस में बी वाई। अब इस वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे C की जगह पे, तो डेल्टा वाई इक्वल में क्या आएगा, डेल्टा ए प्लस में बी वाई और प्लस में डेल्टा आई, ठीक है। अब डेल्टा वाई को आगे सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा ए हो जाएगा प्लस में बी डेल्टा वाई प्लस में डेल्टा आई, ठीक है। अब देखो यहाँ ये डेल्टा वाई हो गया। अब डेल्टा ए क्या है, ए क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है जो कि चेंज नहीं होती, वो फिक्स्ड रहती है। तो अगर कोई चीज़ फिक्स्ड है तो वो मान ले पहले लेवल पर भी मेरा ए जो है वो 100 है, तो दूसरे लेवल पर भी जो मेरा ए होगा वो 100 ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म से ऑटोनोमस है, ठीक है। क्योंकि इनकम मेरी बढ़े या घटे फिर भी ये 100 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब चेंज हमेशा क्या होगा, अगर हम ए में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ए में जो चेंज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ बचा क्या, डेल्टा वाई प्लस में डेल्टा आई, ठीक है, आई। अब इस y को यहाँ लेके जाओ तो क्या बचेगा हमारे पास, डेल्टा वाई माइनस में बी डेल्टा वाई इक्वल में डेल्टा आई। इसे आगे यहाँ सॉल्व करते हैं तो y अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस में b इक्वल में डेल्टा आई, और फिर अगर हम डेल्टा y अपॉन में डेल्टा आई करें और ये इस साइड चला जाएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस में b। ये जो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा आई इक्वल टू 1 माइनस b है, दिस इज द फार्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हमने डिराइव किया अभी इक्वेशन या जो रिलेशनशिप है, वो क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि ये रेशो शो कर रहा है चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। जो कि अभी हमने ऊपर डेफिनेशन देखा था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज मेजर्ड एज द रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो चेंज इन इनकम आई है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट वो क्या है, 1 अपॉन में 1 माइनस में बी है। अब हमें ये पता है कि बी जो है स्टैंड फॉर करता है एमपीसी से, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 माइनस में एमपीसी, और ये क्या है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को शॉर्ट फॉर्म में हम के से डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ पर के लिख सकता हूँ, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ गई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, 1 अपॉन में 1 माइनस में एमपीसी। आपको एक और रिलेशनशिप याद होगी, जब लास्ट पार्ट में मैंने एमपीसी
एंड एमपीएस के बीच में रिलेशन बताया था। इनका रिलेशन क्या होता है कि इनका समीशन जो होता है वो इक्वल यूनिट होता है, यानी कि 1 होता है। तो अगर मैं एमपी सी की बात करूं तो वो क्या होगा, 1 माइनस में एमपीएस होगा। और अगर मैं एमपीएस की बात करूं तो ये क्या होगा, 1 माइनस में एमपीसी होगा। अब देखो ये जो 1 माइनस में एमपीसी गिवन है यहाँ पर, इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं एमपीएस से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो हमारा के की वैल्यू आएगी 1 माइनस एमपीसी क्या होता है, एमपीएस। तो इसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें कई आइडेंटिटीज़ मिली, कई फॉर्मूलेज डिराइव हुए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। तो इसको लिखते हैं हम एक बार फिर से। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसको के से डिनोट करते हैं वो 1 माइनस में बी होता है, या फिर आप बोल सकते हो 1 माइनस में एमपीसी। ठीक है, फिर हमने देखा कि 1 माइनस में एमपीसी जो है 1 माइनस में एमपीएस होता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये डेल्टा इनकम अपॉन में डेल्टा इन्वेस्टमेंट से भी फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो टोटल फार्मूला है वो ये है, आप कोई भी फार्मूला यूज़ करके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग फार्मूलेज जो हैं, यानी कि अलग अलग आइडेंटिटीज जो है वो यूज़ होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फार्मूला कैसे डिराइव हुआ। अब आगे चलते हैं। इस स्लाइड में हम प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे। तो प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर में हम ये देखेंगे कि कैसे एक इन्वेस्टमेंट से कितने मल्टीपल टाइम्स इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये टेबल हमें हेल्प करेगी समझने में। लेट्स स्टार्ट। समझने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। पहली अजम्पशंस ये है कि मान लेते हैं इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है 1000 है। सिंपल आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0.5 है। इसका मतलब ये है कि इकॉनमी में अगर इनकम चेंज होती है तो सभी लोग जो है वो 0.5 यानी कि 50% इनकम कंज्यूम करेंगे। और हमें पता है कि एमपीएस और एमपीसी जो है वो एक होते हैं। तो इसका मतलब अगर एमपीसी जो है वो 0.5 है तो एमपीएस भी कितना होगा, 0.5। तो इसका मतलब अगर 50% कंज्यूम कर रहे हैं तो इनकम का 50% क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इन दो अजम्पशन से हम शुरू करते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। तो पहले पॉइंट में हमने राउंड लिख रखा है, दूसरे में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तीसरे में चेंज इन इनकम, और चौथे कॉलम में हमने चेंज इन कंजम्पशन लिख रखा है और चेंज इन सेविंग्स। अब देखो फर्स्ट राउंड में इन्वेस्टमेंट जो है 1000 की गई। तो 1000 की जब इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो वो किसी की इनकम जनरेट हो जाएगी 1000 की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कहीं ना कहीं खर्च किया जाएगा और वो खर्च किया गया अमाउंट जो है वो किसी की इनकम जनरेट करेगी। तो पहले राउंड में 1000 की इन्वेस्टमेंट की गई और 1000 की इनकम जो है वो जनरेट हो गई। अब हमें पता है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन जो है वो 50% कर लिया जाता है और 50% सेव कर लिया जाता है, क्योंकि हमने एमपीसी 0.5 माना है। ठीक है, आप 0.2 करके भी कर सकते हो, तब हम 20% कंज्यूम करेंगे और 80% सेव करेंगे। तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग 1000 इनकम का 50% कंज्यूम कर लिया जाएगा 500, और बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है यानी कि 500 50% ऑफ 1000 विल बी सेव्ड। ठीक है, अब ये जो कंजम्पशन किया जा रहा है ये जब कंज्यूम किया जाएगा मार्केट में किसी और बंदे की इनकम जनरेट हो जाएगी। तो ये जो 500 कंज्यूम किया गया है मार्केट में तो ये किसी और की इनकम जनरेट हो जाएगी। तो दूसरे राउंड में देखो चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, खाली है, यानी कि एम्प्टी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ही बार की गई है फर्स्ट राउंड में, उसके बाद इनकम चेंज हो रही है। तो जो 500 कंज्यूम किया गया था राउंड 1 में वो किसी की इनकम जनरेट हो जाएगी। तो 500 किसी और की इनकम जनरेट हो गई और वो भी क्या करेगा, 50% कंज्यूम करेगा और 50% सेव करेगा। अब जो 50% कंज्यूम करेगा वो फिर कहीं ना कहीं खर्च करेगा और किसी और थर्ड पर्सन की इनकम जनरेट हो जाएगी, और जो थर्ड पर्सन की इनकम जनरेट होगी वो भी उनमें से 50% सेव करेगा और 50% कंज्यूम करेगा। ठीक है, और जो फोर्थ पर्सन है वो भी
थर्ड पर्सन कहीं खर्च करेगा तो फोर्थ पर्सन की इनकम जनरेट होगी, और ये प्रोसेस, और वो 50% कंज्यूम करेगा, 50% सेव। तो ये जो प्रोसेस है ये इनफाइनाइट प्रोसेस तक चलता रहता है, जब तक ये चेंज इन इनकम जो है वो जीरो के क्लोज ना हो जाए। देखो ये हमेशा कभी भी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आएगा, पर जीरो के क्लोज अगर हो जाता है तो ये प्रोसेस वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये राउंड जो है वो एन तक चलेगा, और जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट का जो टोटल अमाउंट होगा वो 1000 होगा, क्योंकि हमने एक ही बार इन्वेस्टमेंट की है। और जो चेंज इन इनकम होगा अगर आप इसे ऐड करोगे इनफाइनाइट प्रोसेस तक, तो ये कितना आएगा, ये जो इनफाइनाइट प्रोसेस तक ऐड करोगे इनफाइनाइट तक, तो ये 2000 अमाउंट आएगा। अभी हम देखेंगे कि 2000 कैसे आया है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, पर अभी हम समझते हैं। और चेंज इन कंजम्पशन कितना आएगा 1000, और ये कितना आएगा सेविंग 1000, क्योंकि 2000 का 50% सेव है और 50% कंज्यूम है। ठीक है, तो इस टेबल की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है इस टेबल की। सो in round 1 investment amount is 1000 which creates the income of 1000. Out of 1000 50% 0.5 is consumed and 50% is saved which is 500। ठीक है, जैसा मैंने भी बताया। दूसरे राउंड में क्या है कि इन्वेस्टमेंट जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ही बार की गई है। एंड द 500 कंज्यूम्ड अमाउंट विल बी बिकम समवन एल्स इनकम, सो द न्यू इनकम इज 500 एंड आउट ऑफ इट 50% इज कंज्यूम्ड विच इज 250। ठीक है, एंड 250 इज सेव्ड। थर्ड राउंड में क्या करेंगे, इनकम इन्वेस्टमेंट फिर मेरी जीरो होगी, एंड अगेन द कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ 250 विल बिकम समवन एल्स इनकम, एंड देन द 50% इज कंज्यूम्ड विच इज 125, एंड द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन एंड द इनकम विल गो continuously till infinite process। ठीक है, if we add all the income that it becomes 2000, it means from 1000 investment amount it generates the total of 2000 income or doubles the amount। तो देखो ये 1000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कैसे इकोनॉमी में 2000 यानी कि इनकम जो है वो डबल जनरेट हो गई। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। यानी कि वो जो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1000 का अमाउंट जो है वो 2000 हो गया है, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये जो 2 वैल्यू आई है वो क्या है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। और हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अब ये के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट स्लाइड पे अभी हमने देखा डेरिवेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फार्मूला, जिसमें हमने देखा कि के कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो हमने ड्राइव किया कि के की वैल्यू जो होती है 1/1 माइनस MPC होती है, या फिर 1/में MPS होती है, या फिर आप डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर MPC वैल्यू गिवन है तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ। 1 माइनस में MPC कितना है 0.5 है, तो ये 1 माइनस में 0.5 का है तो 0.5, और फिर ये कितना बचेगा 2। तो ये वैल्यू यहाँ से भी फाइंड आउट की जा सकती है कि इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट, अगर के की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हो जाएगा इनफाइनाइट प्रोसेस के बाद। तो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 है और के की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब मेरी इनकम कितनी जनरेट हो जाएगी, 1000, अमाउंट डबल हो जाएगा। और अगर मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 5000 की है और के की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब टोटल इनकम कितनी जनरेट होगी, 10000 की। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो ये शो करती है कि इन्वेस्टमेंट कितना मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो और एग्जांपल लेते हैं और इसे अच्छे से समझने के लिए। तो लेट सपोज करते हैं कि के की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है, के की वैल्यू 5 गिवन है, के की वैल्यू 5 गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 है तो टोटल इनकम जो मेरी जनरेट होगी वो कितनी होगी, 5 टाइम्स होगी। 5 टाइम्स का मतलब हुआ 500। और अगर 1000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो मेरी इनकम जो टोटल इनकम जनरेट होगी वो कितनी होगी, 5000 होगी। ठीक है, तो के की वैल्यू और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे हैंडल किया गया है। एक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि टोटल अमाउंट कैसे जनरेट हुआ है। तो जैसे अभी हमने देखा कि के की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1/1 माइनस MPC हमने
पुट किया और के की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब जो टोटल इनकम बन के जनरेट हुई हमारी टोटल इनकम वो कितनी हुई, 1000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, के की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब 2000, जो कि हमने टेबल में देखा था कि लास्ट में अगर हम सम करेंगे सभी इनकम का तो कितना आ रहा है, 2000 वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी देखते हैं मैथमेटिकल से कैसे इसकी वैल्यू 2000 आती है। तो देखो टोटल इनकम कैसे जनरेट हुई, टोटल इनकम, तो पहले 1000 इनकम जनरेट हुई थी हमारी इन्वेस्टमेंट से, तो ये 1000 हो गया। ठीक है, प्लस में 1000 प्लस में फिर ये 1000 का 0.5 अमाउंट किया गया। ठीक है, यानी कि 500, तो ये जो अमाउंट है ये क्या है, 500 है। फिर बाद में अगले राउंड में हमने देखा कि जो 500 अमाउंट है, तो 500 की जगह मैं 1000 इंटू में 0.5 कर सकता हूँ, तो ये वन इसका जो है फिर से 50% किया गया 0.5 अमाउंट, जो कि कितना है, 250 है। ठीक है, फिर प्लस में अगले राउंड में हमने देखा कि ये 250 का 50% कंज्यूम कर लिया जा रहा है, तो आप यहाँ 250 लिख दो, या फिर मैं ये पूरा लिख सकता हूँ 1000 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5, ये जो वैल्यू है ये 250 है, और 250 का फिर 50% ऐसा कंज्यूम करेंगे, तो ऐसे आएगा। और ये प्रोसेस जो है ये कब तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट प्रोसेस तक चलता रहेगा। तो देखो ये इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये 1000 है, प्लस में ये 1000 इंटू में 0.5 है, प्लस में 1000 इंटू में 0.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में फिर से 1000 इंटू में 0.5 0.5 और 0.5 का प्रोडक्ट जो होगा वो 0.5 की क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्यूब आ जाएगी, और प्लस में ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट प्रोसेस जो वो एन तक जाएगा उसमें कितना होगा, 0.5 की पावर एन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो 1000 क्या शो कर रहा है, मेरी इनकम शो कर रहा है, प्लस में ये जो 1000 है मेरी इनकम है, और जो 0.5 है ये एमपीसी है, और हमें पता है कि एमपीसी जो है वो बी होता है। ठीक है, तो हम एमपीसी को बी लिख सकते हैं, तो ये बी हो जाएगा, प्लस में वाई अपॉन में बी स्क्वायर, वाई अपॉन में बी स्क्वायर, प्लस में वाई अपॉन में बी की क्यूब, फिर प्लस में वाई अपॉन में बी की एन। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखना कि ये जो सीरीज़ बन रही है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये जीपी की सीरीज़ बन रही है। ठीक है, अब आपको याद होगा कि जीपी की सीरीज़ जो है वो कुछ ऐसी दिखती है, ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर प्लस में ए आर की क्यूब, और फिर ये इनफाइनाइट तक चलता रहता है। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू यहाँ पर ये है, ए आर की वैल्यू ये है, ए आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, और इसकी वैल्यू ये है। तो इसका मतलब ये जीपी का सम है, और जीपी का सम इनफाइनाइट प्रोसेस तक अगर हम करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है जीपी का इनफाइनाइट प्रोसेस तक सम करने का, वो होता है जीपी जो समेशन ऑफ जीपी एन तक जाने का, वो होता है ए अपॉन में 1 माइनस में आर। ए जो है वो पहली टर्म्स होती है और आर जो है कॉमन रेशो होती है। तो ए जो मैंने बताया वो क्या है, मेरी इनकम है। ठीक है, और 1 माइनस में आर जो है वो क्या है, यहाँ पर बी है, तो आर की वैल्यू हम यहाँ पर बी फाइंड आउट पुट कर देंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में 1 माइनस बी इंटू में वाई। अब वाई का अमाउंट कितना था, 1000 था, तो ये 1000 लिखेंगे, और 1 माइनस बी अभी हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। तो जब हम इसकी वैल्यू 2 निकलेंगे 2 पुट करेंगे तो मेरी जो टोटल इनकम है वो क्या आ जाएगी, 2 इंटू में 1000 इक्वल में 2000। तो ये ऐसे मैथमेटिकल डेरिवेशन से हमें पता चल गया कि टोटल इनकम कैसे जनरेट हो रही है अगर ये प्रोसेस जो है इनफाइनाइट प्रोसेस तक चलता है, क्योंकि इनफाइनाइट प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं सम ऑफ जीपीएन यानी कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज जनरेट हो रही है इनफाइनाइट प्रोसेस तक, तो हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लेक्चर यहीं तक है। थैंक्स।